लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहे हैं। भाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने की जगह फैक्ट चेक करो ना। तो जो पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा है वो तो खत्म ही हो जाएगा। वो एक चीज को लेकर अटका हुआ था कि बी.आर. अम्बेडकर साहब ने मनुस्मृति को जलाया था। बी.आर. अम्बेडकर जी की जो कहानी है वो बचपन से लेकर जवानी तक ऐसे छुआछूत जैसी घिनौनी प्रथा के अंदर घिरी हुई है कि अगर हम उसको सुनते हैं तो एक साइड तो हमें सही में इस प्रथा से नफरत ही होगी और जो भी लोग इसमें शामिल हो उससे नफरत ही होगी। लेकिन जरूरी ये समझना है कि ये आया कहां से था। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन उस टाइम अंग्रेजों का शासन चरम पर था और वो लोग कभी नहीं चाहते थे कि हमें हमारा असली इतिहास पता लगे। इसीलिए उन्होंने हमारे लिटरेचर, हमारे स्क्रिप्चर, इन सबको ट्रांसलेट करवा के अपने हिसाब से हमें बताया, ताकि हम अपनी ही चीजों पर ट्रस्ट करना बंद कर दें और उनकी इस जाल में उलझे हुए रह जाएं और उनके गुलाम बने हुए रह जाएं। इसी गुलाम की मानसिकता वाले लोग थे जिन्होंने बी.आर. अम्बेडकर के समय पर भी उनके साथ ऐसा व्यवहार किया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने बी.आर. अम्बेडकर का साथ दिया था। और सिर्फ एक तरफा कहानी सुनकर या फिर एक तरफा चीजें सुनकर हम अगर अपने ही अस्तित्व को गाली देने लग जाएंगे और अपनी ही चीजों को छोड़ देंगे, फिर तो हमारी चीजें एक न एक दिन खत्म होकर रहेंगी। और जब हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी तो एक चीज तो पक्की है कि हमें खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उदाहरण पूरा विश्व है, आप देख लीजिए हम कहां कहां कितने बचे हुए हैं। अब बी.आर. अम्बेडकर के जो पिता थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार के पद पर तैनात थे। हमेशा से उनका नाम बी.आर. अम्बेडकर नहीं था। जब उनका दाखिला स्कूल में करवाया गया था तो उनके एक टीचर कृष्णा जी अम्बेडकर ने उनका सरनेम बदलकर अपना सरनेम अम्बेडकर लिख दिया था। जो लोग श्री राम को आज नहीं मानने को तैयार हैं और अपने ही अस्तित्व को, अपने ही समाज को गाली देते हैं, उन्हें मैं बता दूं वहां पे अम्बेडकर देने वाला उनका टीचर जो था वो भी किसी जाति का ही था। आप समझिए इस चीज को, हर बंदा ऐसा नहीं था। हाँ, लेकिन गुलामी मानसिकता वाले लोग जरूर ऐसे होंगे जिन्होंने उनके साथ या उनकी फैमिली के साथ ऐसा व्यवहार किया और ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं। बी.आर. अम्बेडकर ने अपने जीवन में बीती आप बीती को सबको बताने के लिए बुक्स और लेखों का सहारा लिया था। इन्हीं में से एक लेख है उनका नो प्यून नो वाटर। ये उस टाइम की बात है जब वो स्कूल में थे और वहां पर ऊंची कास्ट के बच्चे भी पढ़ते थे। वहां पे उन्हें ऊंची कास्ट के बच्चों के साथ बैठने का अधिकार नहीं दिया गया था। उन्हें उनके ग्लास में जिस पॉट से वो लोग पानी पीते थे उससे पानी पीने का अधिकार नहीं था। उन्हें पानी ऊपर से पिलाया जाता था ऐसे, और वो काम दिया गया था स्कूल के पियोन को। और जिस दिन स्कूल का पियोन छुट्टी पर होता था उस दिन बी.आर. अम्बेडकर को बिना पानी के ही रहना पड़ता था। ऐसा उन्होंने अपनी इस कविता के माध्यम से लोगों को बताया। लेकिन एक चीज यहाँ पे फिर से समझने वाली है, ऐसा कुछ भी प्रथा किसी वेद में, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है। ये सब उस टाइम पे हमारे भारत को गुलाम बना रहे उन लोगों की करतूत थी जो कभी ऐसा नहीं चाहते थे कि हम लोग हमारी वास्तविक इतिहास से परिचित हो जाएं। अगर हम ऐसा करते तो हम पहले अपने पौराणिक काल की तरह दोबारा शायद उन लोगों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाते। और ऐसा वो क्यों चाहेंगे? उनको हमारे यहाँ सोने की चिड़िया दिखती थी जिसे वो लोग लूटना चाहते थे। उसके लिए कोई ना कोई हथकंडा तो अपनाना था। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है जब बी.आर. अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जला दिया था। बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कौन सी मनुस्मृति जलाई थी? क्या वो एक्चुअल मनुस्मृति थी? नहीं थी। बी.आर. अम्बेडकर ने जिस मनुस्मृति को जलाया था वो मैक्स मुलर द्वारा ट्रांसलेटेड मनुस्मृति थी। मैक्स मुलर कौन था? मैक्स मुलर को अंग्रेजों ने हिंदू स्क्रिप्चर्स, वेदों को जो संस्कृत में लिखे हुए थे उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए बोला और ऐसे कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसफर करने के लिए बोला था जिससे हमारे सभ्यता को मानने वाले लोगों का विश्वास ही हमारे इतिहास, हमारी सभ्यता, हमारी धरोहर से हट जाए। अब ऐसा अंग्रेजी प्रशासन क्यों करना चाहती थी? अंग्रेजी प्रशासन को यह पता था कि हम लोग हमारे इतिहास को पढ़ते हैं और इतिहास को पढ़कर समझते हैं। अगर हम अपने इतिहास को पढ़ते रहेंगे तो उनके गुलाम कभी नहीं बनेंगे। इसीलिए उन्होंने ऐसा प्रपोज किया था कि इन लोगों के कोर में ही गलत चीजें भर दो। जब इन लोगों की जड़ ही खराब होगी तो ये लोग आगे कैसे ही बढ़ेंगे? हमारे हिसाब से ही चलेंगे, हमारी बताई हुई चीजों को ही मानेंगे। इसीलिए उसने मैक्स मुलर के द्वारा ये ट्रांसलेशन करवाई। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, मैक्स मुलर कोई संस्कृत का महाज्ञाता या प्रोफेसर नहीं था। 1860 में उसने संस्कृत प्रोफेसर बनने के लिए एक एग्जाम दिया था जिसमें वो फेल भी हो गया था। फिर हम उसके ट्रांसलेट किए गए ग्रंथों पे कैसे भरोसा कर लेंगे? कैसे मान लें कि उसने जो संस्कृत को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखा है वो सही ही लिखा होगा? और लिखा भी नहीं है सही, उसने वैसे लिखा जैसे उसने समझा। हर एक गुरु की अपनी एक महत्ता होती है। हर गुरु हर एक शब्द को अपने अलग अलग अंदाज में, अपनी अलग अलग समझ से अपने शिष्यों को बताता है। मैक्स मुलर जो कि हमारे ऊपर राज करने में आया हुआ था, उनका गुलाम था, उस पे हम कैसे भरोसा कर सकते हैं कि उसने सही ही लिखा हो? इसीलिए अब मैं यहाँ पर उस व्यक्ति को दोषी मानता ही नहीं हूँ जिसने मनुस्मृति को जलाई या फिर हिंदू संस्कृति या फिर हमारी सभ्यता को गाली दी, क्योंकि उसने वही किया जो उसने पढ़ा था। आज के हमारे समाज में जो कास्ट सिस्टम है वो कहां से आया हुआ? क्या वो वैदिक है? इसको जानने के लिए आगे सुनते रहिए। आज जो कास्ट सिस्टम हम हमारे समाज में देख रहे हैं या जो भी लोग इस कास्ट सिस्टम को प्रैक्टिस कर रहे हैं
वो उस दौर का है जब इंडिया में मुगल शासन खत्म हो रहा था और ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट का उदय हो रहा था। वैदिक कल्चर में ऐसा कुछ भी कहीं मेंशन नहीं है और तब से चलता हुआ ये कास्टिज्म का सिस्टम इंडिया की रगों में ऐसा बैठ गया था कि 1947 में जब हम लोग आजाद हुए तब तक इंडिया में 3000 कास्ट और 25,000 से ज्यादा सब कास्ट बन चुके थे। वहीं वैदिक एरा में जो भारतीय ग्रंथ व्यवस्था बताते हैं वो वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण व्यवस्था के हिसाब से केवल 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण वो हुआ करते थे जो वेदों के ज्ञाता हुआ करते थे, उन्हें द्विज कहा जाता था। मतलब द्विज का मतलब पुराने में होता है जिसने 2 बार जन्म लिया, एक बार जो गर्भ से जन्म लेता है और दूसरी बार शास्त्रों को पढ़कर जन्म लेने वाला द्विज होता था। दूसरे क्षत्रिय होते थे, वो शासन प्रशासन की व्यवस्था को संभाला करते थे, देश विदेश में दुश्मनों से लड़ना, देश की प्रगति के लिए वो काम किया करते थे। वैश्य जो हुआ करते थे व्यापार के काम में लगते थे, जितने भी व्यापार शस्त्रागार वगैरह बनते थे उनके काम में वैश्य हुआ करते थे। और शूद्र वो लोग हुआ करते थे जो इन सब के नीचे काम किया करते थे। हमारे यहाँ कोई भी दलित जैसा शब्द उस समय पर इस्तेमाल नहीं किया जाता था। ये दलित तो रिसेंट का वर्ड है। जाति शब्द को सबसे पहले ब्रिटिश रूल के दौरान 1881 में यूज किया गया था और ये इसलिए यूज किया गया था कि वो जो वहां पर सिस्टम बना रहे थे उसमें लोगों को कैटेगराइज कर सके। इसीलिए ये 4 वर्ण व्यवस्था की जगह 3000 से ज्यादा कास्ट उन लोगों ने बना दी। और सबसे पहले अपने ही दौर में ब्रिटिशर्स ने ही ये प्रथा शुरू की थी कि जो ऊंची जाति वाले हैं, जो उन्होंने कैटेगराइज किए थे, उनको हम अच्छी जॉब पे रखेंगे, जो नीची हैं उनको नीचे वाले जॉब पे रखेंगे। उससे पहले हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। कोई भी ब्राह्मण बन सकता था, कोई भी क्षत्रिय बन सकता था, कोई भी वैश्य बन सकता था, कोई भी शूद्र बन सकता था। ये सब उनके कार्य पे डिपेंड करता था। कोई भी बाय बर्थ कहीं से भी आया हो, अगर वो वेदों का ज्ञाता है और उसके अंदर आचार्य वाली भावना है तो वो ब्राह्मण होता था। अगर कोई धनुर्विद्या का ज्ञाता है, युद्ध विद्या का ज्ञाता है तो वो क्षत्रिय माना जाता था। और अगर कोई व्यवसाय में लिप्त है तो वो वैश्य माना जाता था। वहीं अगर कोई उसके अलावा किसी भी काम में है तो वो शूद्र माना जाता था।